हैं। अच्छा, एग्जाम्स देने तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, एग्जाम्स देने तो जाना ही पड़ेगा। एग्जाम्स कौन से हैं वैसे अभी? किसी के एग्जाम्स हैं अभी जून में? बीकॉम के। बीकॉम के एग्जाम्स हैं? अच्छा। हाँ, वो तो खैर एग्जाम्स अगर हैं तो जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। चलो कोई नहीं। अच्छा, ऑडिट रिस्क क्या होता है? मैंने ही क्वेश्चन पूछा था। किसको कहते हैं ऑडिट रिस्क? एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है यार, उसको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको याद रखने में। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? इस बात का रिस्क कि भाई हम लोग एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दें जब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो इस रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑडिट रिस्क कहते हैं। आगे भी बात समझ में, सिंपल सी चीज है। क्या है ऑडिट रिस्क? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? किस चीज का रिस्क है? इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का रिस्क व्हेन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड। आ गया समझ में? याद हो गई ये चीज, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। ठीक है। ये हमारा ऑडिट रिस्क है। और ऑडिट रिस्क के हमारे तीन कंपोनेंट हैं। तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वो तीन चीजें क्या है, वो कौन कौन से रिस्क है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है? पहला रिस्क है हमारा इनहेरेंट रिस्क। दूसरा रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क। और तीसरा रिस्क है हमारा डिटेक्शन रिस्क। ये भी याद हो गया? यस और नो? यस सर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो इनहेरेंट और हमारा कंट्रोल रिस्क है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। इनहेरेंट मीन समथिंग विच यू कैन नॉट सेपरेट, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। तो बिजनेस में ये स्वाभाविक है कि लोगों से गलतियां होंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से एरर्स होने की चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ठीक है। और इस रिस्क को कम करने के लिए कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कंट्रोल सेटअप करता है। अगर अच्छे कंट्रोल होंगे तो गलतियां पकड़ में आएंगी और उनको सुधार कर सकेंगे। अगर अच्छे कंट्रोल नहीं होंगे तो आपका गलतियां जो है वो डिटेक्ट नहीं होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हो सकता है गलतियां हो और आप उनको पकड़ नहीं पाए। ये चीज होगा। तो वो हमारा कंट्रोल रिस्क, उस चीज को जो कंट्रोल्स आप सेटअप करते हो वो कितने अच्छे हैं, वो कितने बुरे हैं, उससे आपका कंट्रोल रिस्क जो है वो यहाँ से बनता है कि भाई ज्यादा होगा कम होगा। ठीक है। और फिर हमारा तीसरा आता है डिटेक्शन रिस्क, जो डिपेंड करता है ऑडिटर के काम करने पे। ऑडिटर जितना अच्छा काम करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा डिटेक्शन रिस्क। तो डिटेक्शन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए उससे अच्छे प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, ज्यादा प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, सैंपल साइज उसको बड़ा करना पड़ेगा और ये सब चीजें। ठीक है। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। क्लियरली समझ में आ गया था यहाँ पे? यस और नो? आया ना? आ गया तो समझ में आया ना? जल्दी बताओ भाई, आगे बढ़े फिर। यस सर। सबको समझ में आ गई थी बात? यस सर। श्वेता, जूही, निधि, पूर्वा, सिमरन, ये आ गया था समझ में? अच्छा, वैसे तो मैंने कल आपको उनको इनहेरेंट रिस्क समझा दिया था, बट ये चलो ये रीड कर लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। इनहेरेंट रिस्क इज सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन about a class of a transaction, account balance, or disclosure to misstatement that could be material before consideration of any related control. तो इस बात की सस्पेक्टेबिलिटी, सस्पेक्टेबल वर्ड का मतलब होता है जब संदेह, संदेह, संदेह वर्ड सुना है? जब आपको डाउट होता है। ठीक है। सुना है नहीं सुना? सस्पेक्टेबल या डाउट या संदेह वर्ड सुना है नहीं सुना? हाँ या ना? जैसे यस सर। अब जब ऑडिटर को ये संदेह है, ये डाउट है, ये सस्पेक्टेबिलिटी है किसी असर्शन ऑफ एन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। असर्शन का मतलब होता है गिविंग फैक्ट। तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा है आप लोगों ने? यस और नो? आया ना? देखिए, फाइनेंशियल बनाया आप लोगों ने क्लास 12 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? यस और नो? यस सर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक साइड पे हम क्या लिखते हैं? एक साइड पे हम लोग लायबिलिटीज लिखते हैं, एक साइड पे हम लोग एसेट लिखते हैं। लिखते नहीं लिखते? हाँ, यस और नो? यस सर। इफ आई से कि भाई मेरे पास बैंक जो लाइबिलिटीज हैं, बैंक से मैंने 1 करोड़ रुपए का उधार अगर ले रखा है, तो ये एक तरीके का फैक्ट है जो मैं दुनिया को दे रहा हूँ। दे रहा हूँ नहीं दे रहा?
मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फैक्ट डिस्क्लोज कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई हाँ भाई हमें जो बिजनेस है उसने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है, यस और नो, है ना? इसको हम Yes, sir. Yes, sir. ऑडिटिंग की लैंग्वेज में असर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पे? इसको हम लोग असर्शन कहते हैं, सिंपल सी चीज है। आगे सर में जो भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोल रहे हो वो सब चीजें असर्शन है, ठीक है? तो ये कहते हैं कि भाई इस बात का संदेह, इस बात का डाउट ऑफ एन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, कोई क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, कोई अकाउंट बैलेंस या कोई डिस्क्लोजर दैट कुड बी मटेरियल। इस बात का डाउट कि भाई कोई ट्रांजेक्शन या कोई अकाउंट बैलेंस या कोई डिस्क्लोजर जो है वो उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, इस बात का जो डाउट है बिफोर कंसीडरेशन ऑफ रिलेटेड कंट्रोल्स, मतलब कंट्रोल अप्लाई करने से पहले। इनहेरेंट रिस्क क्या कहता है? इनहेरेंट रिस्क कहता है कि भाई गलतियां होंगी आपसे, यही कहता है इनहेरेंट रिस्क, यस और नो, हाँ या ना? क्या कहता है भाई इनहेरेंट Yes, रिस्क? sir. गलतियां होंगी आपसे, और इनहेरेंट जो रिस्क है इसको कम करने के लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे? कंट्रोल बनाने पड़ेंगे। आगे बात समझ में क्लियरली, यस और नो? तो किसी भी तरह के कंट्रोल अप्लाई करने से पहले यहाँ पर गलतियां होने की संभावना कितनी है, कितना डाउट है, ये हमारा इनहेरेंट रिस्क होता है, ठीक है? अब इसके कुछ एग्जांपल इन लोगों ने दिए। कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनहेरेंट रिस्क, फॉर एग्जांपल वेयर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दिस माइट नॉट बी अंडरस्टूड बाय द क्लाइंट रिजल्टिंग इन अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब कह रहा है कि मान लो कि भाई किसी देश के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स? सिंपल भी हो सकता है अकाउंटिंग, या कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। हमारे देश में चीजें कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है? पढ़ते हो अकाउंट्स आप, जब चीजें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो कोई ट्रांजेक्शन जब होता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया गया होता है। जैसे आप जो अकाउंटिंग करते हो कहाँ से देख के करते हो? कैसे सीखी हमने अकाउंटिंग, या हमें कैसे पता है कि किसी चीज को कैसे ट्रीट करना है? उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कैसा है, क्या होगा, वो कैसे पता चलता है हम लोगों को, ये बताओ। Companies Act. ऑफ कोर्स की बात है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें स्टैंडर्ड्स गिवन है। हमारे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग के भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो हमारे जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो हमको बताते हैं। तो अब अगर हर कोई कर सकता होता तो फिर इस लेवल पे जाके पढ़ाई क्या करनी होती ना? तो हर कोई जब इतना आसान ही होता, बट इतना आसान नहीं है ना। तो अब आप तो चलो, अब जो एसीसीए की पढ़ाई कर रहे हो तो आप उस चीज को सीखोगे, लेकिन बिजनेसमैन जरूरी नहीं है ना वो एसीसीए क्वालिफाइड हो या उसने कोई अकाउंट्स को लेकर के कोई पढ़ाई करी हो। तो कोई जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गिवन है वो कॉम्प्लेक्स अगर है, और अगर उसको क्लाइंट जो है वो नहीं समझता है, तो फिर इस बात के चांसेस हो जाते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगी, यहाँ पर मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है, यस और नो? ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल चलो एक ऐसे और कंसीडर कर लो कि तुम ऑडिटर हो, अपने आप को ऑडिटर मानते हो नहीं मानते हो, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, आप मानते हो सब अपने आप को कि हाँ भी हम जो ये पढ़ाई पूरी कर लेंगे एसीसीए की, और विल बिकम एन वन 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 डे विल बिकम एन ऑडिटर इन सब यूरोपियन कंट्री, और जो है यूरोप Yes, में, sir. आप ये मानते हो अपने आप? तो अब आपके पास कोई क्लाइंट अगर आपके पास आया, और जो बिजनेस वो करता है उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो गिवन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स है, और आपने जब अपने क्लाइंट से बात करी तो आपको पता लगा कि वो इतना लिटरेट नहीं है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो आप जब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो क्या आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि यार ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे इसने गलत बनाए होंगे? होगा नहीं होगा डाउट आपको? Yes, sir. Yes, sir. ऑफ कोर्स सी बात है ना। अगर आपका क्लाइंट बहुत वेल नोन टू दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, बहुत अच्छे से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और अकाउंटिंग वो सब चीजें समझता हो, या उसके पास बहुत अच्छी टीम होगी, तो फिर आपको डाउट जो है वो आपको क्या होगा, या कम आपका डाउट होगा, या आपकी सस्पेक्टेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी कि नहीं भाई क्योंकि ये खुद बहुत अवेयर है, या इसके पास एक अच्छी टीम है ट्रीटमेंट जो अकाउंटिंग के लिए है, तो वो सही से काम कर रहे होंगे, तो ये लोग गलतियां कम करेंगे। आ रही बात समझ में, यस और नो? Yes, sir. ये
बात ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं। तो देखो एज अ ऑडिटर अगर मैं बात करूं ना, तो ऑडिटर अभी तो काम हम लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो इस काम स्टार्ट करने से पहले सारे रिस्क आपको समझने पड़ेंगे कि मेरे क्लाइंट के साथ जब मैं जुड़ूंगा और काम करना चालू करूंगा, तो बिफोर प्लानिंग द ऑडिट आई हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। भाई गलतियां होने की संभावना कितनी कम है, कितनी ज्यादा, ही मुझे समझना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, दैट इज फ्रॉम द इनहेरेंट लेवल। आ गया समझ में? यस और नो? आया ना? Yes, sir. एक सर्टेन एग्जांपल लोगों ने क्या बोला कि भाई नेचर ऑफ इंडस्ट्री से भी जो है वो इनहेरेंट रिस्क पे इंपैक्ट पड़ता है। For example, inventory is inherently risky if it quickly become obsolete. It may not be valued appropriately at the lower of cost and net realizable value as required by IAS to inventory. तो ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई किस तरह का इंडस्ट्री का नेचर क्या है, कैसे क्या वो लोग काम करते हैं, उसके ऊपर भी जो है इनहेरेंट रिस्क डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई बिजनेस है, उनकी जो इन्वेंट्री होती है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, यस और नो? अब कई लोग ऐसा बिजनेस करते हैं ना जो वो इन्वेंट्री ज्यादा टाइम तक स्टॉक करके नहीं रख सकते, रोक नहीं सकते। जैसे कि कोई सब्जी, कोई वही जैसे आपने देखा होगा कोई डीलर है, होलसेलर है जो सब्जियों का काम करते हैं या फ्रूट्स का काम करते हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है चीजें, आप उनको ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, यस और नो? Yes, sir. डेफिनेटली बात है ना। तो क्या इस तरह की गुड्स के लिए कोई जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है, आपने आपने ये किया है? आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले सिस्टम पढ़े? Yes, sir. Yes, sir. पढ़े ना? तो इन्वेंट्री को भी वैल्यू करने के लिए बहुत सारे मेथड्स गिवन है। अब अगर आपकी इन्वेंट्री बहुत जल्दी ऑब्सोल्यूट होती है, तो इन्होंने एज अ सर्टेन एग्जांपल इन लोगों ने लिया कि तो उसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है इन्वेंट्री को वैल्यू करने का, ठीक है? तो ये फॉर अ सर्टेन एग्जांपल कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि भाई यहाँ पर क्लाइंट को ये चीज नहीं पता हो और जो इन्वेंट्री जो हो उसका वैल्यूएशन उसने गलत यहाँ पर किया हो। तो ये एक सर्टेन है कि भाई क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, उसे नहीं पता कि भाई वहां पर उस इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। तो ऑफ कोर्स की बात है, उसने गलत ही वैल्यूएशन किया होगा, जो भी तरीका उसने यूज किया होगा, और उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट देखने के लिए मिलेंगे। आगे बात समझ में बेटा क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? आगे समझ में? आगे पढ़े? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इनहेरेंट रिस्क मे बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव इन दी फैक्टर्स, अब यहाँ पर ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं। अब क्वालिटेटिव में इन्होंने कुछ सर्टेन वो लिए हैं, जैसे कि कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना सब्जेक्टिव है, कितना बदलाव आता है, कितना अनसर्टेन है चीजें, और कितना आपको सस्पेक्टिवली टू मैनेज मिस स्टेटमेंट ड्यू टू मैनेजमेंट कितना बाइज्ड है, ठीक है, कितना एक तरफा सोचता है। ये सब चीजें क्वालिटेटिव होती हैं। इन चीजों के ऊपर इनहेरेंट रिस्क डिपेंड करता है। जैसे इन्होंने ऊपर एग्जांपल दिया, जैसे कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है, सब्जेक्टिविटी ज्यादा इन्वॉल्व है, यहाँ पर अपने हिसाब से आपको डिसीजन देने पड़ते हैं, या चेंज आपका बदलाव बहुत जल्दी आ रहा है किसी चीज में, जैसे उन्होंने ऊपर इन्वेंट्री का एग्जांपल दिया। अनसर्टेनिटी है, मैनेजमेंट जो है वो बाइज्ड है। ये सारे तो कैसे हमारे फैक्टर्स हो गए, सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स हो गए। आगे भी बात समझ में क्लियर है, यस और नो? आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है। नाउ देयर आर मोर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ इनहेरेंट रिस्क। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी ओवरस्टेटेड इफ एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। Overstated if asset lives have been extended for depreciation purpose without any justification for the increase. Overstated if asset ordered but not delivered by the reporting date are included in the financial statement. Understated if capital expenditure has been incorrectly expensed. एक सेकंड होल्ड करना। तो ये कुछ इन लोगों ने सर्टेन हमको एग्जांपल दिए हैं। पहला एग्जांपल है कि आपकी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, अब देखो यहाँ पे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है,
मिस स्टेटमेंट का मतलब याद है क्या होता है? व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? किसको कहते हैं मिस स्टेटमेंट? कौन बताएगा मुझे मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो होना चाहिए था उसमें गलती हो गई, मतलब एरर आ गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांजेक्शन। गलती हुई है, बट कंपैरिजन किससे करेंगे हम लोग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए अकॉर्डिंग कंपनी। एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एएफआरएफ मैंने आपको कुछ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और अगर वो एएफआरएफ के अकॉर्डिंग नहीं है, एक्चुअली में अगर वो एआर जो हमारा एएफआरएफ से अलग है, इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस अगर आ रहा है, तो ये हमारा मिस स्टेटमेंट है। क्या है ये हमारा? मिस स्टेटमेंट है। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है कि अगर प्रॉपर्टी पे, प्लांट और इक्विपमेंट पे आपने कोई खर्चा किया है उसके रिपेयर्स पे, तो रिपेयर्स जो है उसको क्या ट्रीट करोगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा रिपेयर्स का? क्या होना चाहिए एएफआरएफ के अकॉर्डिंग? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या फ्रेमवर्क क्या कहता है आपका कि अगर आपने एसेट को रिपेयर कराने के लिए कोई खर्चा किया है, तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करोगे या आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करोगे? एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? रेवेन्यू वाले करोगे, कैपिटल वाले करोगे? रेवेन्यू। देखो मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, ऑडिट जो है ना, वो डिपेंड करती है कि आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज कितनी अच्छी है। देखो अगर आप अकाउंट्स अच्छे से पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ोगे, कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ोगे, तो आप ऑडिट कर पाओ। क्योंकि ऑडिट अपने आप में कुछ नहीं है। देखो ऑडिट क्या है भाई, हम ऑडिट के अंदर क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जो है बनाए गए हैं, वो पूरे साल के जो आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, जो लेन देन किए हैं, उसका ट्रू एंड फेयर व्यू का एग्जीबिशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यही ओपिनियन देना है मेरे को, यस और नो? हाँ या नो? यही ओपिनियन देना है, जल्दी यस बताओ। सर। तो ऑडिट अपने आप में तो कुछ है नहीं। अब वो करेंगे कैसे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो कुछ भी मैं काम करूंगा, अल्टीमेटली मेरे को नॉलेज अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सब चीजों की होगी ना, तभी मैं ऑडिट कर पाऊँ। अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने नहीं आते, अगर मुझे कॉस्टिंग करनी नहीं आती, अगर मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता है, तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता। तो ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिपेंड करता है कि आपकी बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर के नॉलेज कितनी अच्छी है। तो वो बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, तब ऑडिट जो है वो कोई रिलेवेंट है, अदरवाइज कुछ इसमें ज्यादा समझ में आपको आएगा नहीं। तो बाकी सब्जेक्ट्स पे पूरा ध्यान दो। अब मुझे बताइए कि अगर मैंने एसेट्स को रिपेयर कराने पे कोई खर्चा किया है, तो उस खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं या फिर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं? क्या करते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं पता आप लोगों को क्या होता है? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या? किसी के पीछे की आवाज क्यों निकल रही? क्या हो गया, नहीं पता आप लोगों को? सर डे टू डे एक्सपेंडिचर। हाँ तो बोलो ना, इसमें क्या हो गया? जो आप डे टू डे एक्सपेंडिचर करते हो, या ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनका रिटर्न आपको एक ही साल में मिल जाएगा, ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिन खर्चों का फायदा मुझे एक साल से ज्यादा टाइम में मिलने वाला है। ठीक है, जैसे आपने अगर कोई एसेट खरीद लिया, एसी खरीद लिया, तो एसी का फायदा एक ही साल तक थोड़ी ना लोगे, 4-5 साल तक तो फायदा मिलेगा, 6-7 साल तक। ये सुनो, यस सर। है ना? तो जो जब आप एसेट्स पे खर्चा करते हो, तो वो खर्चा लॉन्गर टाइम तक आपको रियलाइज होता है, बेनिफिट उसका जो है वो लंबे टाइम तक मिलता है। अब रिपेयर्स जो है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दे शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया है, तो आपकी प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट ये ओवर स्टेटेड हो जाएंगे। ओवर स्टेटेड मतलब, मान लो कि भाई मैंने 1 करोड़ का एसेट खरीदा, आज की डेट में बुक्स में मेरी कितनी वैल्यू आ रही होगी एसेट में? एसेट कितने का दिखाएगा? 1 करोड़ का एसेट दिखाएगा मेरे को, अगर मैंने इसको परचेज किया 1 करोड़ का, तो यस और नो? और हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा, होगा नहीं होगा? हाँ या ना, यस और नो?
Yes, sir. ऐसे ही होता है। और अगर मैं एसेट में ही कोई नया एसेट खरीद लूं तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो अब अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, दैट इज अगर मैं उसको ट्रीट करूं एसेट की तरह, तो होगा क्या बेटा, इससे मेरी जो एसेट की कीमत है वो बढ़ी हुई आएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मान लो भाई मैंने 10 लाख रुपए रिपेयर्स पे खर्च करे थे, किस पे खर्च करे थे, 10 लाख। तो ये 10 लाख तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ना, और मैंने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, ये 10 लाख रुपए। तो मेरी बुक्स वैल्यू कितनी दिखा रही है आज की डेट में, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वैल्यू मेरे एसेट की दिखा रहे हैं, विच इज बेसिकली ओवर स्टेटेड। तो मेरे एसेट ओवर स्टेटेड हो गए, मटेरियल मिक्स स्टेटमेंट हो गया ये, आया ना, यस और नो। Yes, sir. अब ये हुआ क्यों है, ये मेरी अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की समझ नासमझी को लेकर है। मैं कॉम्प्लेक्स है तो मैं उसको समझा नहीं, और जिस वजह से मैंने ये गलतियां करी है। क्लियरली समझ में आ गई बेटा बात यहाँ पे, यस और नो? आगे समझ में, जल्दी बताओ, आया ना? यस सर। अरे यार बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे, कोई ऐसा है क्या जिसको समझ में नहीं आ रही मेरी बात, तो ऐसे बताओ ना, एक एक बच्चे से पूछूं। गर्वित आपको आया समझ में? यस सर। सिमरन आपको आया? पूर्वा आपको आया? Yes, sir. यस सर। ऐतिक आपको आया समझ में? यस सर, आ गया। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं नाउ दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स। अच्छा एक एग्जांपल इन्होंने लिया है यहाँ पे जो कि जजमेंट बेस्ड है। अब देखो आपके इनहेरिटेंस डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा आपको अकाउंटिंग में जजमेंट्स देने की जरूरत पड़ती है। देखो अगर जजमेंट्स देने की ज्यादा जरूरत पड़ती होगी तो ऑफ कोर्स सी बात है कि गलतियां भी ज्यादा होती होंगी। अब इन्होंने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए ओवर स्टेटिव एसेट लाइफ हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। अब आपने कार खरीदी, ठीक है, कार का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो एक कार खरीदी है मैंने 25 लाख, कितनी कार खरीदी? 25 लाख रुपए की, ये इसकी कॉस्ट है। इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एक फैक्टर और क्या चाहिए, एक चीज और क्या चाहिए अपने को? एस्टिमेशन लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ, लाइफ नहीं एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये जो लाइफ फैक्टर है ये मैटर ऑफ जजमेंट हो गया, हाँ या ना, यस और नो? ये तो मैटर हो गया। हो गया नहीं हो गया, आया ना, तो जवाब दो। इट इज अ मैटर यस ऑफ। सर। अगर मान लो इन्होंने लिखा है ओवर इफ एसेट लाइफ हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस, तो कार की लाइफ जो है मान लो कि 5 साल 7 साल 10 साल, अब मैंने मान लो कार की लाइफ 20 साल ले ली है, ठीक है, तो 20 साल तक मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा मेरे एसेट पे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल 20 साल में अब 10% की रेट से अगर हम डेप्रिसिएशन मान भी लेते हैं, नहीं 2 पॉइंट जो भी आ रहा है मतलब परसेंटेज ना, 25 लाख को 20 साल से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा एक साल का डेप्रिसिएशन? 1,25,000 रुपए। कितना आएगा डेप्रिसिएशन? ये मेरा डेप्रिसिएशन आएगा फ्रॉम दी स्ट्रेट लाइन मेथड। किसी को डाउट तो नहीं है कैसे कैलकुलेट किया मैंने ये 1,25,000 रुपए, आया ना? नो सर। नो सर। तो आता डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, बेसिकली कॉस्ट अपॉन लाइफ कर देते हैं, जो कि आपने खर्चा किया है उसको डिवाइड कर दो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ से, तो आपको आ जाएगा। तो अगर 10 साल होता तो 2.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन आता। अब मैंने 20 साल, मैंने माना कि ये जो कार है ये 20 साल तक मुझे बेनिफिट देगी, तो मैं इसका फायदा, इसकी कॉस्ट जो है, इसकी लागत जो है वो 20 साल के लिए स्प्रेड कर देता हूँ, 20 साल में बांट दूंगा। तो अब अगर मान लो ये जो जजमेंट है ये बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के अगर मैंने लिया है, तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कार की वैल्यू दिखा रही है वो हर साल जो है वो कम जितनी होनी चाहिए थी। अब मान लो कि भाई रीजनेबल ये था कि 10 साल ही दिखाना चाहिए था, लेकिन मैंने 20 साल अगर उसको एस्टिमेट किया है, तो भाई हर साल मेरे एसेट का डेप्रिसिएशन एक्चुअली में हो ज्यादा रहा है, लेकिन बुक्स में वो जो वैल्यू है वो ज्यादा दिखेगी। होगा ऐसा ही होगा भाई, यस और नो? यस ऐसे ही सर। होगा ना?
मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई रीजनेबल ये था कि आप 10 साल मानते तो हर साल आपकी जो एसेट की वैल्यू है 2.5 लाख रुपए कम होती है। अब आपने बोला नहीं यार 20 साल चलेगी गाड़ी, 10 साल कैसे चलेगी, तो आपने 1.25 लाख रुपए कम किए। तो उस वजह से एसेट की जो वैल्यू है इट इज ओवर स्टेटेड। ये भी अपने आप में क्या है, जब आप इसलिए एक सर्टेन एग्जांपल है, जब आपके बिजनेस में जजमेंट लेने के काम ज्यादा होते हैं ना, और तो कई बार बिजनेसमैन बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के ऐसे जजमेंट ले लेते हैं जिससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? आगे समझ में आया ना, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया कि भाई मान लीजिए आपने ट्रीटमेंट गलत कर लिया, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ले लिया। एक इन्होंने जजमेंट का एग्जांपल आप लोगों को दे दिया कि अगर आपके अकाउंटिंग में जजमेंट्स हैं तो भी उससे इनहेरेंट रिस्क की संभावनाएं बढ़ती हैं, इनहेरेंट रिस्क आपका बढ़ता है। ओवर स्टेटेड एसेट ऑर्डर्ड बट नॉट डिलीवर्ड बाय द रिपोर्टिंग डेट। अब आपने एसेट खरीदा, आपको जिससे खरीदा उसने बोला कि भाई मैं महीने की 10 तारीख तक आपको डिलीवर कर दूंगा, उसने डिलीवर नहीं किया और आपने उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंक्लूड कर लिया, तो कम लोगों को तो क्या दिख रहा है कि भाई ये एसेट आपके पास है तभी तो इसको आपने इंक्लूड किया होगा, जबकि वो आपके पास मिला नहीं है, आपको अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। ये एक और सर्टेन एग्जांपल है। ठीक है, आया समझ में, यस और नो? ये भी आ गया समझ में, आया ना, यस और नो? यस यस सर। ये इन्होंने सर्टेनिटी का दिया है कि भाई वो कितना सर्टेन है कि वो एसेट आपके पास आएगा या नहीं आएगा, वो है। इफ अंडरस्टेटेड इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकरेक्टली एक्सपेंस्ड, उल्टा यहाँ पर बोला है। फर्स्ट वाले में तो आपने रेवेन्यू को कैपिटल रीड कर दिया था, यहाँ पर इन्होंने आपने कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। जब आप कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट करोगे तो उसका एक उल्टा इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे दिखेगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर स्टेटेड नहीं अंडर स्टेटेड हो गए, उनकी वैल्यू कम हो गई है। 1 करोड़ का एसेट खरीदा तो आपको 1 करोड़ रुपए एसेट्स की तरह कैपिटल रिकॉर्ड करना चाहिए था, एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करना चाहिए था। आपने उसको रेवेन्यू कर दिया, अपने प्रॉफिट्स में से घटा दिया पूरा, और एसेट की जगह तो वो दिख ही नहीं रहा है, तो एसेट अंडर स्टेटेड हो गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट कुछ दिख ही नहीं रहा है आपका। आगे भी बात समझ में क्लियरली? यस सर। Now, more certain examples of liabilities overstated if there is no obligation created at the reporting date. जिस तारीख पे आपको ऑब्लिगेशन क्रिएट करनी चाहिए थी, ओवरस्टेटेड इफ देयर इज नो ऑब्लिगेशन क्रिएटेड एट द रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, एक एग्जांपल दिया, ओवरस्टेटेड इफ इट इज नॉट प्रोबेबल दैट द पेमेंट विल नीड टू बी मेड, अंडरस्टेटेड इफ एन एप्रोप्रिएट एस्टिमेट ऑफ द प्रोविजन इज मेड। अभी क्या कह रहे हैं, ये लायबिलिटीज के बारे में कह रहे हैं। प्रोविजन समझते हो, प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन हम लोग कब बनाते हैं? नहीं, तुम पता नहीं बनाया प्रोविजन आप लोगों ने? फ्यूचर लॉसेस के बचने के लिए जो प्रोविजन हाँ, फ्यूचर, आपको लगता है कि भाई भविष्य में मेरे को ये नुकसान हो सकता है तो उसके लिए हम प्रोविजन बना लेते हैं। तो अब मान लो कि आपको पता है कि भाई मेरा जो डेटर है जिससे मुझे पैसा लेना है वो इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो आपको प्रोविजन बनाना चाहिए था उसके लिए। बैड डेब्ट का प्रोविजन बनाना चाहिए था कि भाई ये पैसा मेरा डूब सकता है, होगा नहीं होगा तो मैं मेरे प्रॉफिट सेट असाइड करके रखूं, अलग करके रखूं। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस सर। नाउ अगर आपने प्रोविजन नहीं बनाया तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपकी लायबिलिटीज को जो है वो कैसा दिखाएंगे, कैसी दिखेगी? ज्यादा दिखेंगे ना, लायबिलिटी ज्यादा, मतलब लायबिलिटी से मेरा मतलब है आपके जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं वो ज्यादा दिखेंगे। हो जाएगा ना ये तो? मतलब मेरे को अगर यस मैं बात समझना, जब ज्यादा मैं अकाउंटिंग में नहीं घुसना नहीं चाह रहा, बट क्योंकि हम ऑडिट पढ़ रहे हैं तो अब आप बोलोगे सर आप तो अकाउंटिंग ही पढ़ाने लगे, तो मैं घुसना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी फॉर दी पर्टिकुलर पर्पस ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई किसी से अगर पैसा लेना है तो वो मेरा एसेट होगा, शॉर्ट टर्म एसेट होगा, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगा, क्या होगा? शॉर्ट टर्म एसेट। एसेट होगा ना, ऑफ कोर्स सी बात है। तो अब मेरे एसेट्स बुक में ज्यादा दिखेंगे अगर मैंने उसकी प्रोविजन जो है वो यहाँ पर नहीं बनाई। ठीक है, overstated if it is not probable that the payment will need to be made,
अब आपको ये पता नहीं कि पेमेंट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। मान लो कि इसका मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि आपने कोई लायबिलिटी क्रिएट कर ली कि भाई ये पैसा मेरे को देना है। अब मान लो कि जरूरी नहीं है कि वो पैसा उसमें मुझे कोई बेनिफिट भी मिल सकता है, कुछ फायदा भी हो सकता है ना। क्रेडिटर्स की बात कर रहा हूँ, डेटर्स से हम लोग पैसा लेते हैं, क्रेडिटर्स को हम लोग पैसा देते हैं, यही होता है, यस और नो? यस सर। अब मान लो मैंने क्रेडिटर्स को लिख रखा है मेरी बुक्स में कि भाई मुझे 10 लाख रुपए देने हैं। अब अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर कुछ सर्टेन डिस्काउंट अगर वो ऑफर करने वाला है, मान लो 2 लाख उसने बोला कि आप मुझे कम दे देना, आप मुझे पेमेंट कर दो, सेटलमेंट कर दो, लेकिन वो चीज मेरी बुक्स में अगर नहीं दिख रही है तो मेरी लाइबिलिटीज जो है वो आपको ज्यादा दिखेंगी मेरी बुक्स में, होगा नहीं होगा, यस और नो? यस सर। अगर इस तरह की जो चीजें होती हैं ये आपको एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो समझ के उस तरीके का आपको क्या करना पड़ता है, उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आगे भाई समझ में, यस और नो? आगे ये वाला पॉइंट दोनों समझ में है ना? तो ये लायबिलिटीज को ऊपर वाला एसेट्स को लेके था, ये लायबिलिटीज को लेकर के इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिनका कोई, जिनको छू नहीं सकते, जिनको फील नहीं कर सकते, ऐसे एसेट्स को इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। कौन से होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, नाम बता सकते हो? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट्स है, और ट्रेडमार्क आपका, कॉपीराइट। कॉपीराइट आपका इंटेंजिबल एसेट्स है, और भी कोई होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स? यही होते हैं, नहीं होते? और कोई नहीं होता? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं, ऑफ कोर्स वो या तो सॉफ्टवेयर बनाएगा तो उसको पेटेंट वेटेंट मैंने करा लिया होगा वो सब, ठीक है ना? अभी के लिए चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इंटेंजिबल एसेट्स भी आपके ओवर स्टेटेड हो सकते हैं अगर उनपे आने वाली रिसर्च कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज किया है, ना कि एक्सपेंस किया है। तो अभी मैंने कोई इंटेंजिबल एसेट पे जो अगर रिसर्च करी है तो उस पे आने वाला जो खर्चा मैंने किया है, हाँ निधि, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई है, तो सबको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है? ओवर स्टेटेड रिसर्च कॉस्ट हैज बीन कैपिटलाइज्ड वेदर, तो रिसर्च कॉस्ट को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हो या आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हो, क्या मानते हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर आपने इसको कैपिटलाइज कर दिया तो जो पेटेंट डेवलप करने में, रिसर्च करने में आपकी कॉस्ट थी, लगाई थी, वो ज्यादा दिखेगी, आपका पेटेंट बहुत महंगा दिखेगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत भारी सा एसेट दिखेगा ये, ठीक है? तो ये सारे कुछ सर्टेन एग्जांपल हैं, ये तो आप लोग पढ़ लेना, अगर कोई एग्जांपल समझ में नहीं आया रिलेटेड टू अकाउंटिंग है ये सब ना। इनहेरेंट रिस्क समझ में आ गया क्या है, यस और नो? यस सर। यस सर। इनहेरेंट रिस्क समझ में आ गया ना? तो वो बेसिकली बिफोर अप्लाइंग एनी कंट्रोल तक की बात है। अच्छा, अब कंट्रोल रिस्क क्या है? देखो ये सारी गलतियां तो हो सकती हैं, लेकिन इन गलतियों को सुधारने के लिए कंट्रोल भी तो सेटअप करने पड़ेंगे, यस और नो? अभी तक जो ऊपर पड़ा वो सब गलतियां हो गई, मान लो किसी रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर दिया, किसी कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, कोई हमने जजमेंट गलत ले लिया, डेप्रिसिएशन के लिए एस्टिमेटेड लाइफ गलत हमने अज्यूम कर लिया, ये सब गलतियां हो सकती हैं हमसे, लेकिन इन गलतियों को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या बनाएंगे? कंट्रोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम यहाँ पे? कंट्रोल बनाएंगे। आगे बात समझ में, सिंपल सी बात है, क्या बनाओगे? इनहेरेंट रिस्क को कम करने के लिए क्या आप सेटअप करेंगे भाई? यहाँ पे क्या सेटअप करेंगे? इनहेरेंट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे? क्या बनाए इसके ऊपर? कंट्रोल। कंट्रोल। क्योंकि जो मेरे से शुरुआत में गलतियां हो रही हैं, यहां अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो यहां पर जाकर के वो प्रिवेंट होनी चाहिए और डिटेक्ट होनी चाहिए। आगे समझ में क्लियरली, यस और नो? आगे समझ में, सिंपल सी बात है, जो इनहेरेंटली मेरे से गलतियां हो रही हैं ड्यू टू XYZ रीजन, अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स था, जजमेंट से ये था वो था, कुछ भी रीजन की वजह से अगर मुझसे यहाँ गलतियां इनहेरेंटली होती हैं तो इन गलतियों को कंट्रोल बना करके आपको क्या करना पड़ेगा? डिटेक्शन और इनका प्रिवेंशन करना पड़ेगा।
आ रही है बात समझ में? आया ना? यस और नो? नाउ अब अगर कंट्रोल रिस्क अराइज होता है कि आपके कंट्रोल्स कितने एफिशिएंट हैं। अगर आपके कंट्रोल्स एफिशिएंट हैं यहां पर गलतियों को पकड़ने में और उनको सुधारने में, तब तो आपका कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगा। और अगर आपके कंट्रोल दे आर नॉट एफिशिएंट, इनहेरेंटली तो गलतियां हो ही रही हैं और कंट्रोल्स भी अच्छे नहीं बने हुए, तो यहां भी गलतियां पकड़ में नहीं आती हैं। ठीक है ना? तो यहां से गलतियां सीधी ऊपर ही चल जाती हैं, फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखती हैं। यही होगा अल्टीमेटली अगर कंट्रोल्स आपके अच्छे काम नहीं करेंगे। यस और नो? आया ना? Yes, sir. ठीक है, तो कंट्रोल रिस्क ये है कि द रिस्क दैट अ मिस स्टेटमेंट तो इनहेरेंटली हो ही गया है, वो तो गलती हो ही गई है नीचे, लेकिन कंट्रोल रिस्क ये है कि हम उस मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे आफ्टर अप्लाइंग द कंट्रोल्स ऑन अ टाइमली बेसिस। इस चीज के रिस्क को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे कंट्रोल रिस्क कहते हैं। The client should have controls in place such as authorization, segregation of duties, reconciliation, physical controls, etc. to prevent and detect misstatement occurring when transactions are initiated, processed or recorded. तो अगर say for example कि आप किसी दुकान पे गए, आपने कोई सामान खरीदा, अब वो दुकानदार ने अगर उसकी रिकॉर्डिंग गलत कर ली है तो उसके पास एक कंट्रोल सेटअप होना चाहिए उस गलती को वहां पे पकड़ ले, तब तो वो गलती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक नहीं जाएगी। आ रही है बेटा बात समझ में? यहाँ पे यस और नो? है ना? तब तो वो कहा नहीं जाएगी, वो गलती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक नहीं जाएगी। और अगर उसके पास ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कंट्रोल वीक है, जो इनहेरेंटली जो शुरू में गलतियों को पकड़ नहीं पा रहा, उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो फिर ऐसे केस में आपका कंट्रोल रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा और इस बात की संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो, मेरी आवाज आ रही क्या? ओके सो मेरे यहाँ पे एक्चुअली लाइट चली गई है, मेरी वॉइस आ रही है यहाँ पे?